अब हम बात करेंगे सीटी स्कैनर में सहरसा विधानसभा की। सहरसा विधानसभा में अपने दिलचस्प समीकरणों को लेकर जाना जाता है और जो सहरसा जिले में आता है और मधेपुरा लोकसभा के एक विधानसभा सीटों में से वो एक है और फिलहाल यहाँ बीजेपी के आलोक रंजन विधायक हैं। वहाँ के समीकरण क्या हैं और वहाँ पिछले इतिहास का कितना असर पड़ेगा, ये समझने के लिए हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी से। राकेश रंजन जी, सहरसा विधानसभा के समीकरण क्या कुछ लग रहे हैं और जो पिछला इतिहास रहा है, जो जातिगत समीकरण रहे हैं, वो कितने प्रभावित करेंगे यहाँ के समीकरणों को? देखिए, बिहार में चुनाव हो और जातीय समीकरण प्रभावित न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सहरसा विधानसभा क्षेत्र में उसका अपवाद नहीं है। यहां पर भी जातीय समीकरण असर डालते हैं। सहरसा विधानसभा को जब आप स्कैन कीजिएगा तो इसको आपको 3 कालखंड में बांटकर देखना होगा। हालांकि ये वो सीट है जहां पर पहले कांग्रेस का बोलबाला रहा था। और देखिए, ये भी एक बात थी कि ये वो सीट थी, कभी इसी के नाम से लोकसभा की सीट हुआ करती थी, सहरसा लोकसभा, जो अब मधेपुरा लोकसभा की सीट के तहत अब सहरसा को आना पड़ा है। जबकि प्रमंडल, कोशी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा ही है और बड़ा शहर है। यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर में फैली मत्स्य गंधा झील और रक्तकाली 64 योगिनी मंदिर यहाँ की पहचान है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या कुछ है तो आपको दिखेगा कि शुरुआती दौर में कांग्रेस का दबदबा था, जो खास करके 1957 में यहाँ पहला चुनाव हुआ था। विश्वेश्वरी देवी सहरसा की पहली विधायक बनी थी। वहाँ से जब आप शुरू करते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी से थी, तो कांग्रेस की एक लिगेसी थी टिल 1985, 1985 तक। इस दौरान जो है कुल 8 चुनाव हुए थे, जिसमें 6 बार जो है कांग्रेस को सफलता मिली थी। अब इसमें जो ये 6 बार सफलता मिली थी और 2 बार सोशलिस्ट पार्टी जो है यहां से चुनाव जीतने में सफल रही थी। आप देखिएगा, हालांकि ज्यादातर मुकाबला कांग्रेस वर्सेस सोशलिस्ट पार्टियों के बीच ही होता रहा, लेकिन एक बार भारतीय जनसंघ और एक बार सीपीआई भी मुख्य मुकाबले में आने में सफल रहा था। उसके बाद आपको आता है जो दूसरा कार्यकाल है, जब सोशलिस्ट पार्टियों का यहां दबदबा रहा। कांग्रेस पार्टी के बाद सोशलिस्ट पार्टी का दबदबा रहा और ये 90 का दशक था। उस दौरान जो 3 चुनाव हुए, 90, 95 और 2000 में, 3 के तीनों चुनाव जो है वो सोशलिस्ट पार्टियों ने ही जीते। 2 बार जनता दल और 1 बार आरजेडी। तो वहां पर यह दिखता है। लेकिन 2005 से यहां की राजनीति और बदलती है, एक करवट और लेती है और अब जो सहरसा है वो बीजेपी के गढ़ जैसा हो गया है। क्योंकि 2005 से 2020 के बीच में जो कुल 5 चुनाव हुए हैं, उसमें 4 बार बीजेपी को सफलता मिली है और महज 1 बार आरजेडी यहां से सफल रहा है। तो आरजेडी और बीजेपी के बीच भी यहां पर वही 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 4 जीत जो है वो बीजेपी के नाम है और 1 आरजेडी के नाम है। अगर आप यहां पर देखें, कुल 16 चुनाव सहरसा में अब तक हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सर्वाधिक 6 बार जो है वो जीत दर्ज की है। तो बीजेपी के नाम 4 जीत है। आरजेडी और जनता दल 2-2 अवसरों पर चुनाव जीतने में सफल रहा है। तो जनता पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1-1 बार इस सीट पर कामयाब हुई है। अब अगर हम व्यक्तिगत जीत की बात करें कि सर्वाधिक बार किसने सहरसा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, तो जो नाम उभर कर आता है वो नाम है रमेश झा का। 5 बार वो सहरसा के विधायक चुने गए। और जब मैं कहता हूं कि 1957 से 1985 के बीच जो कांग्रेस का दबदबा था, तो उसके एक बड़े कारण के रूप में आपको रमेश झा ही दिखेंगे। जो उनके नाम 5 जीत है, उसमें से 4 जीत जो है उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर ही दर्ज की है। तो जो 1957 से 85 के बीच 6 जीत कांग्रेस को मिली, उसमें 4 जीत जो है उनको रमेश झा ने ही दिलाई। और जो कांग्रेस को 2 बार हार का सामना करना पड़ा, उसमें 1 बार
कांग्रेस को रमेश झा ने ही हराया है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर 1962 में, तब वो उनका पहला चुनाव था यहां से। इसके अलावा यहां पर देखें, जो दूसरे सफल उम्मीदवार की बात करें तो शंकर प्रसाद टेकरीवाल का नाम आता है। बिहार सरकार के प्रसिद्ध मंत्री थे अपने समय में, वो 4 बार सहरसा से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। उसमें से 3 जीत जो है वही 90, 95 और 2000 में उनको मिली थी। अब अगर हम यहाँ के आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो हमें क्या दिखता है कि 2010 में आलोक रंजन यहां से चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के टिकट पर, तब उनको 55,687 वोट आए थे, 36.7% वोट। जो आरजेडी से प्रत्याशी थे अरुण कुमार, जाति से यादव, उनको आए 47,708 वोट, मतलब 31.44% वोट। किशोर कुमार तब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि इनका जो बैकग्राउंड है वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, लेकिन तब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे बीजेपी के टिकट पर। उन्होंने 2015 का चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो सहरसा से नहीं लड़े थे, वो सुपौल विधानसभा से लड़े थे। खैर, हम वापस सहरसा में ही रहते हैं। किशोर कुमार जो निर्दलीय लड़ रहे थे उनको 14,908 वोट मिले, 9.83% वोट। और नीरज कुमार गुप्ता कांग्रेस के टिकट पर थे, उनको 11,191 वोट आए, 7.38% वोट। तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट, चतुष्कोणीय मुकाबला होता है, जहां आलोक रंजन 36.7% वोट लाकर 7,979 वोटों से चुनाव जीतते हैं और सहरसा में कमल खिलता है। फिर साल 2015 आता है, लेकिन तब महागठबंधन बन चुका था और उसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक ही छाते के नीचे बारिश हो वोटों की इस उम्मीद के साथ इकट्ठे खड़े थे, और यही हुआ। तब अरुण कुमार यहां पर चुनावी मैदान में उतरे थे तो उनको 1,02,850 वोट आए। उनका मत प्रतिशत 53.03% रहा। तो आलोक रंजन को 63,644 वोट आए। वहां पर जाप लोकतांत्रिक पप्पू यादव की पार्टी से संजना देवी उम्मीदवार थी, 6,618 वोट उनको भी आए थे, 3.41% वोट। तो कमोबेश ये आमने सामने की लड़ाई थी, जिसमें अरुण कुमार जो है 39,206 वोटों से चुनाव जीतते हैं और सहरसा में दूसरी बार लालटेन जल जाता है। फिर 2020 आता है, बीजेपी आलोक रंजन को टिकट देती है। इससे किशोर कुमार जो है वो नाखुश हो जाते हैं और वो निर्दलीय यहाँ से ताल ठोक देते हैं। तो इन सब के बीच जो है रणजीत कुमार राणा जो है वो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं आरजेडी के बागी के रूप में। दरअसल आरजेडी ने इस बार अपने विनिंग कैंडिडेट अरुण कुमार का भी टिकट काट दिया था, और टिकट दिया किसे था? टिकट दिया था लवली आनंद को, आनंद मोहन की पत्नी को। तो लवली आनंद यहां से चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर उतरी थी। तब आलोक रंजन को 1,03,538 वोट मिलते हैं, और जो लवली आनंद हैं उनको 83,859 वोट जो है वो आते हैं। तो किशोर कुमार को 12,592 वोट आते हैं और रंजीत कुमार राणा 9,994 वोट लेकर आते हैं। तो मुकाबला तो बीजेपी और आरजेडी के ही बीच में था, लेकिन किशोर कुमार और रंजीत कुमार भी अपने अपने हिस्से के वोट जो है, जो उनकी व्यक्तिगत पहचान है, उस आधार पर निकालकर लेकर चले जाते हैं। इसका फायदा आलोक रंजन को मिलता है। हालांकि उनको मत प्रतिशत बहुत अच्छा आया था, 45.5% से ज्यादा वोट वो लेकर आए थे। तो लवली आनंद को लगभग 37% वोट मिले। 19,679 वोटों से आलोक रंजन चुनाव जीतने में सफल रहे। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव को 23,364 वोटों की लीड मिली है। इससे एनडीए का हौसला बढ़ा हुआ जरूर है। अब अगर हम दावेदारों की बात करें कि इस बार टिकट के दावेदार कौन कौन होंगे, क्योंकि लवली आनंद तो अब चुनाव यहां से लड़ेंगी नहीं। अब जो है वो शिवहर से सांसद हैं और वो जेडीयू में शामिल हैं, तो इसलिए यहां पर आरजेडी को प्रत्याशी की जरूरत होगी।
तो एक प्रत्याशी तो यहाँ पर अरुण कुमार ही दिखते हैं, उनका दावा है। इसके अलावा रंजीत कुमार राणा की जो है वो आपको फिर से आरजेडी में वापसी हो गई है। तो एक प्रबल दावेदार के तौर पर रंजीत कुमार राणा भी आपको दिखते हैं। और इसके अलावा जिला अध्यक्ष युवा राजद के भरत यादव हैं, वो भी दावेदारी करते हुए सहरसा में दिख रहे हैं। जहां तक बीजेपी की बात है तो आलोक रंजन चूंकि सिटिंग विधायक हैं तो उनका दावा सबसे मजबूत है। इसके अलावा आप देखिए तो कुछ बड़े नाम जो है वो जुड़े हुए हैं सहरसा में बीजेपी से। लाजवंती झा हैं प्रदेश महामंत्री बीजेपी की। इसके अलावा राजीव रंजन शाह हैं, नीरज गुप्ता हैं, बैन प्रिया झा जो कि पूर्व एमएलए संजय कुमार झा की पत्नी हैं, अभी सहरसा नगर निगम से मेयर हैं वो। तो इन सबकी भी दावेदारी बनती है, लेकिन चूंकि आलोक रंजन सिटिंग विधायक हैं, आमतौर पर सिटिंग विधायकों का टिकट कम ही कटता है, तो ऐसे में आलोक रंजन को उम्मीद होगी कि उनको फिर से यहां चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो क्या दिखता है, यहां अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं वो 12.05% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 14.6% हैं, और यादव वोटर्स की संख्या यहां बहुत अच्छी है 20 से 22%। तो जो MY है वो 34.5 से 36.5% के आसपास पहुंच जाता है। राजपूत यहाँ 6 से 7% हैं, ब्राह्मण 11 से 12% हैं, तो और भूमियार यहाँ कम है, थोड़े बहुत कायस्थ हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स आप देखें तो 18 से 19%। कोयरी, कुर्मी और धानुक अगर इनको आप जोड़ लीजिए तो 6 से 7% आपको दिखेंगे। कुर्मी जो है इसमें ज्यादा हैं। वैश्य वोटर्स की संख्या यहां बहुत अच्छी है 12 से 13%, और यही वजह है कि शंकर प्रसाद टेकरीवाल यहां से 4 बार चुनाव जीतने में सफल रहे। तो अब अगर एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं परंपरागत रूप से, उनके वोटों को जब आप जोड़ेंगे तो वो 36 से 38% के आसपास आता है, जबकि MY 34.5 से 36.5% के आसपास आता है। और जब आप आरजेडी के वोट देखते हैं, जब उसके साथ जेडीयू नहीं होता है, तो उनका मत प्रतिशत इसी के आसपास आपको दिखेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि MY जो है वो पूरा गया और अन्य जातियों में से उन्हें कोई वोट ही नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता कि अनुसूचित जाति की तरफ से उनको वोट नहीं आया, या जो अदर OBC EBC यहाँ 12 से 14% हैं उनका वोट नहीं आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सहरसा में जो है वहां पर यादव वोटर्स में भी सेंधमारी होती है, और चूंकि यहां पर जेडीयू के पास कुछ सशक्त कोशी प्रमंडल में यादव नेता हैं जिसका लाभ उसको मिलता है, और वो अपने व्यक्तिगत प्रभाव से वोट जो है अपनी पार्टी और गठबंधन को दिला ले जाते हैं। तो आरजेडी के लिए जो यहां चैलेंज है वो ये है कि वो MY को इंटैक्ट रखे, और इसके अलावा जो है MY को इंटैक्ट रखने के साथ साथ जो है जो अन्य अदर OBC EBC हैं और अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उसमें से अपना हिस्सा वो अगर बराबरी से भी निकाल ले तो उसके लिए अवसर बन सकता है। देखिए इस बार जनसुराज से पूरी संभावना है कि किशोर कुमार लड़ेंगे। अब किशोर कुमार के लड़ने से बीजेपी को नुकसान होगा, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, जातीय समीकरण के भी आधार पर, और उनका जो बैकग्राउंड है, संघ का बैकग्राउंड है, बीजेपी का बैकग्राउंड है, तो वो एक नुकसान बीजेपी को यहां पर दे सकते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि यहां जनसुराज कितने इंटेंसिटी के साथ चुनाव लड़ता है और कितना वो डेंट देता है बीजेपी को वोटों के लिहाज से। वैसे मुकाबला यहां पर बीजेपी वर्सेस आरजेडी ही होगा, उसको त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जो है वो जनसुराज के द्वारा जरूर होगी, लेकिन विजेता बनकर कौन निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा। देखना यह है कि क्या आलोक रंजन फिर से सहरसा में कमल खिला पाते हैं, या इस बार सहरसा में आरजेडी का लालटेन जलेगा। चलिए, तो सहरसा के समीकरण भी बड़े दिलचस्प हैं और सहरसा में एक
दिलचस्प मुकाबला भी देखने को मिलेगा। देखने वाली बात यह होगी कि प्रत्याशी उनके मुकाबले, बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले कौन होगा और तीसरी पार्टियां जो हैं वो इन समीकरणों को कितना प्रभावित कर पाती हैं।